अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद सऊद अरशद, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट। आज हम बर्ड्स की हॉबी जिसका सिलसिला मेरे बचपन से स्टार्ट हुआ आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ सफ़र कोई 87 में हुआ बाकायदा, जब मैं अपनी प्राइमरीज़ की क्लासेस के अंदर था और मैंने बजरीगर सबसे पहले पालना शुरू किया। मेरे प्रिंसिपल ने मुझे पास होने की खुशी में गिफ्ट किया। ये सिलसिला चलता रहा बजरीगर से, फिर हम लवबर्ड पे आए, फिर डव पे, फिर कॉकटेल पे, फिर 9th-10th के बाद प्रॉपर मैंने इसकी प्रोडक्शन को एज ए कमर्शियल ब्रीड करना शुरू कर दिया। और ये सफ़र चलते चलते जो है, जब मैंने ग्रेजुएशन की तो उसके बाद मुझे शोज़ बेंच पर परफॉर्म करने का मौका मिला और मैं 2002 से अब तक बेंच परफॉर्मेंस देता आ रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर ट्रेड एग्जीबिशन हो या इस हवाले से कोई भी सेमिनार हो, वर्कशॉप हो, उसमें मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट लेवल पे अपनी काविशों कोशिशों को मनवाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एज ए चैम्पियन आपके सामने हैं। बजरीगर में अल्हम्दुलिल्लाह लगातार जब से शोज़ हो रहे हैं, बेस्ट इन शो के साथ बेशुमार टाइटल्स मैं जीतता रहा हूँ। लवबर्ड में भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉन स्टॉप मैंने कंटिन्यूस 2016 से अब तक चैम्पियनशिप में बेशुमार जीती हैं। इस हवाले से डव में भी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब आने वाली और वैराइटियोज़ में भी जब शोज़ होंगे तो इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ हम कमर्शियल ब्रीड भी कराते रहें एक्सपोर्ट विजन के तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकल हब है एग्रीकल्चर का और यहाँ से ट्रेड होती है बाहर। जो भी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन होती है, ख़ास तौर पे कॉकटेल, फिशर, लवबर्ड, जावा फिंच, डव, कंटिन्यूसली इन 4-5 डिकेड से पाकिस्तान से बाहर जा रही है और हम कमर्शियली ब्रीड करा के इंटरनेशनल मार्केट को दे रहे हैं। ये सफ़र चल रहा है, चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। आज हम बहुत सारी वैरायटियों पे भी कुछ आपको बताएंगे कि हमने कौन कौन सी वैरायटी में क्या अचीवमेंट ली। बेसिक जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो लवबर्ड्स की म्यूटेशंस और लवबर्ड्स के शोज़ पे ज़्यादा चल रहा है, तो हम उस पर भी कुछ बात करने को फोकस करेंगे और वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों को भी उसके साथ रिलेटेड जनरेशन के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे। हर बर्ड्स का काम या बिजनेस पहले शौक होता है, एक साल अच्छा शौक होता है, उसके बाद एक अच्छा कारोबार बन जाता है। तो इसको ये कहना कि पहले कारोबार है, नहीं, पहले शौक होता है। हर हॉबियर का पहले शौक होता है और कामयाब भी वही होता है। और वो जब अच्छी प्रोडक्शन ले लेता है, डेफिनेटली उसके पास ब्रीड आती है और सारी ब्रीड वो रख नहीं सकता, तो वो सेल करता है, तो ये एक बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अच्छे हॉबीज, इट इज़ बिगेस्ट कमर्शियल हॉबी इन द वर्ल्ड। दुनिया में नारकोटिक के बाद दूसरी स्मगलिंग की बर्ड्स की है। एज ए हॉबिस्ट लोग जो हैं वो इसको ट्रेड करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी हॉबी है, जो हॉबी कम बिजनेस ज़्यादा है। बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की होती है, उसके हवाले से उनको कितने % प्रोटीन, ऐश, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट एक कंप्लीट डाइट में बनाई जाती है। जो हम बनाते हैं वो हम आपको बताएंगे, और हर बंदे का अपना एक प्रिपरेशन है फूड का। हम लोग बाजरा, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, लाल बारीक, लाल मोटी, सनफ्लावर, कैनरी सीड, भंग, खुर्दम, तिल, कलौंजी, अलसी, राई, जई और लाल चावल और 6-7 और इस किस्म की चीज़ों की एक कम्बिनेशन बनाते हैं। और ये कम्बिनेशन जो है नॉन ब्रीडर, ब्रीडर, गर्मी का सीज़न, सर्दी का सीज़न से कुछ चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं, जो कम ज़्यादा हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो मुतवातिल चलती रहती हैं। अब हर बर्ड उस तरीके से उस पर सेट हो गया होता है। फिर जब ब्रीडिंग परफॉर्मेंस हो रही होती है तो हम उसमें सॉफ्ट फूड, जो भीगा हुआ दाना, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर अगर हम लवबर्ड की बात करें तो उसमें हम वाइट मकई का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम सनफ्लावर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम हलीम गंदुम, हलीम जौ यानी कि धुली हुई गंदुम, धुली हुई जौ का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हम लाल चावल भी प्रिपेयर करते हैं, कभी कभी उसके अंदर हम मूंग की दाल भी डालते हैं, इस लिहाज से कभी सोयाबीन भी मिलाते हैं, कभी काला चना भी उसमें डाल देते हैं। ये 6-7-8 आइटम डालते हैं। भंग खुर्दम का भी इस्तेमाल लाजमी करते हैं थोड़ा थोड़ा, और इसका भी वेदर के हिसाब से तब्दीली होती रहती है कम्बिनेशन की। ये 2 चीज़ें चलती हैं। ग्रीन फूडर के अंदर जब सारा साल तो हम लूसन के पत्ते देते हैं उनको, जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो बहुत अच्छी सब्जियाँ आ जाती हैं, तो हम 3 सब्जियाँ मैरिनेट करते हैं, जिसके अंदर गाजर, चुकंदर और पेठा कद्दू, यानी पम्पकिन जिसको कहते हैं, ये तीनों बराबरी की सतह के ऊपर उसमें मिलाते हैं। इतना मैरिनेट करते हैं कि उस दाने का आधा हिस्सा सब्जियों का हो, या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। और जब फ्रेश कॉर्न आता है तो उसके दूधिया कॉर्न निकाल के वो भी उसमें मिलवाते हैं, क्योंकि बच्चे निकलते वक्त वो बर्ड शौक से उन दूधिया कॉर्न को खाते हैं।
इसके साथ साथ हम सुहांजने का पाउडर, हाई प्रोटीन जो हम फिश के गोश्त से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और कैल्शियम जो हम समंदर में ऑफ द शेल या कटल बोन फिश या बोन ऐश, इन तीनों की कम्बिनेशन से, तीनों ऑर्गेनिक होती हैं, वो भी हम सॉफ्ट फूड में मैरिनेट करके देते हैं। तो ये हमारा एक तरीकाकार है जिस तरीके से हम बर्ड को ब्रीड कर रहे होते हैं, और हमें इस पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है एक लॉन्ग टाइम से, अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी बर्ड वीक होता है तो हम उसे कहते हैं सीप में आ गया। वो माल न्यूट्रिशन से भी हो सकता है, वो इंटरनल एक्सटर्नल इन्फेक्शन, चाहे वो प्रोटोजोल हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन के इफेक्ट हों, चाहे फीड में टॉक्सिटी आ रही हो, चाहे लीवर डिसऑर्डर हो, चाहे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, और बेशुमार इस किस्म के प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो सीप में अपने आप को बीमार शो करता है। तो सबसे पहले तशखीस करना कि सीप किस बुनियाद पर, किस बीमारी की वजह से आ रही है। सेकंड, आप आ जाते हैं पॉक्स के ऊपर। तो पॉक्स, लब्बट की अपनी पॉक्स आती है, आजकल वैक्सीन आ गई है तो मामला काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए। और इन्वायरमेंटल चेंजिंग होने की वजह से जब मच्छर या वेक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो उस वक्त पॉक्स का वायरस वो कैरी करके लाते हैं, और आई इन्फेक्शन पॉक्स आता है, और वो 15 से 30 दिन तक वायरल इन्फेक्शन चलता है। उसमें आप क्यूरेटिव तौर पे विटामिन ए का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसकी आँख को वॉश करते हैं, उसके अंदर कोई सेलाइन डाल देते हैं या कोई लुब्रिकेंट डाल देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो आँख नहीं चिपकती, और ये 10-15 दिन निकाल लेता है, और फिर बर्ड सेट रहता है। कभी कभी आँख ज़ाया होती है, कभी कभी आँख बच जाती है। बिफोर टाइम अगर वैक्सीन कर लेते हैं और उसकी इम्यूनिटी बन जाती है तो पॉक्स के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। एग बाइंडिंग, देखें एग बाइंडिंग का मसला हज़ारों दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। जो मेन प्रॉब्लम आती है वो बर्ड के अंदर किसी भी चीज़ की कमज़ोरी, चाहे वो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, चाहे उसकी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ कम होने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अंडे को पुश करके बाहर निकाल सके, या कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा हो उसकी वजह से बर्ड कमज़ोर हो, या माल न्यूट्रिशन की भी वजह हो सकती है। सर्दियों में या गर्मियों में ओवर स्ट्रेस, हीट ज़्यादा हो गई या गर्मी सर्दी ज़्यादा हो गई, और उस स्ट्रेस की वजह से भी फीमेल पे दबाव ऐसा है। फीमेल की एज का भी ताल्लुक होता है, फीमेल की बॉडी लैंग्वेज, यानी कि अगर वेल डेवलप बॉडी नहीं है उसकी, कमज़ोर डेवलप बॉडी है जो बचपन की एज में उसकी डेवलप नहीं, उससे भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। एग बाइंडिंग के बेशुमार प्रॉब्लम है। सबसे पहले तशख़ीस करना पड़ता है कि किस प्रॉब्लम में वो एग बाइंडिंग ना आई है, फिर उसका इलाज करना पड़ता है। वैसे अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि आप अपने बर्ड को जब वो रेस्टिंग मूड में हो तो कैल्शियम के कोर्सेज कराते रहें, मल्टीविटामिन नेचुरल सोर्सेज में देते रहें, प्रोटीन, हाई प्रोटीन जो होती है वो भी उसकी मिकदार में, दाने की जो उसकी एक्यूरेसी है वो डालें, ताकि बर्ड जब ब्रीडिंग परफॉर्मेंस में आए तो उसमें किसी कमज़ोरी ना हो, तो एग बाइंडिंग का मसला नहीं आएगा। तो एग बाइंडिंग में बचने के लिए बहुत सारी इस किस्म की तदाबीर की जा सकती हैं जिससे वो एग बाइंडिंग का शिकार ना हो। आई इन्फेक्शन में आई सिंड्रोम आता है जिससे आँख सूजती है, उसमें पानी आता है, और फिर वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। तो वो बहुत क्यूरेटिव है। पहले आप अपने बर्ड को किसी भी डिटोल स्टोर से हल्का फुल्का स्प्रे करें, उसको साफ़ करें, और उसकी आँख में कोई भी अच्छी एंटीबायोटिक दिन में 3 दफ़ा डालें। अगर ऑइंटमेंट हो तो बहुत अच्छा, ऑइंटमेंट नहीं हो तो वो, और उसके साथ साथ उसको एंटीबायोटिक का कोर्स भी कराएं। जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है ओरली भी, और बाय आई के अंदर ड्रॉप के सिलसिले भी, और उसको आप इनटेक भी करा सकते हैं। तो उससे 7 दिन में रिकवर हो जाता है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन बिफोर टाइम अगर आपको कवर कर लेते हैं। देखिए हमारे पाकिस्तान में एक सिलसिला ऐसा है कि हमारे यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई पाबंदी नहीं है, और बहुत से ज़राए हैं जिसके ज़रिए बर्ड पाकिस्तान आ जाते हैं, और बहुत से ज़राए हैं जहाँ से बर्ड पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। अब अगर हम देखते हैं किसी म्यूटेशन को, तो पहले ये होता था कि कोई भी म्यूटेशन सिलेक्टेड लोग मंगाते थे महंगे दामों में, और वो उस साल उसको ब्रीड करा के अपने जूनियर यंगस्टर फैंसियर जो उनकी फ्रेंड फॉलोइंग में होते थे उनको दिया करते थे, फिर वो उनको ब्रीड करा के नेक्स्ट जनरेशन को देते थे। तो उसके हिसाब से रेट सब्सिडाइज होते रहते थे। जैसे कि अगर एक चीज़ 1 रुपये की आई है तो उन्होंने ब्रीड करा के 8 आने की दी, या हम यूँ कह लें कि एक चीज़ 100 रुपये की आई है तो जो टॉप के 10 लोग हैं उन्होंने वो ब्रीड करा के 25 से 50 रुपये की दी। जिन्होंने 25 से 50 की ली उन्होंने ब्रीड कराने के बाद 25 से 12.5 की दे दी, तो 12.5 वालों ने जो है ना 6 की दे दी। तो ये चेन वाइज रेट भी कम होते रहते थे और डिस्ट्रीब्यूट होती रहती थी। लेकिन एक ट्रेंड ऐसा आया कि जो
100 से ब्रीड करा के 50 का देने वाला था, और जो 50 का लेने वाला था उसने स्किप किया कि मैं क्यों वेट करूं 1 साल, मैं डायरेक्ट स्टेप आगे आऊँगा। तो उसने डायरेक्ट अप्रोच करके वो 100 का बर्ड बाहर से मंगा लिया। तो उसके नीचे वाले ने भी ये अप्रोच करी कि मैं क्यों वेट करूं, उसने भी अपनी हैसियत से बढ़ के जंप लगाई और उसने भी बाहर से बोला। तो पॉपुलेशन रेट बढ़ गया। फिर क्या हुआ कि जब इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया और नए फॉलोअर का ये लेने का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया कि मैं फैंसियर से लूँ और 1 साल बाद मैं ब्रीड कराऊँ, तो ये चीज़ कोलैप्स कर गई। अब हर बंदे की अप्रोच ये होती थी मैं तैयार चीज़ बाहर से ले लूँ, तो वर्किंग करने का बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता। और जो लोग लेके ब्रीड करते थे उनके पास ज़ाहिर नहीं होता था, क्योंकि बैल तो डायरेक्ट बाहर के बर्ड ले लेता है। तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा कोलैप्स आया, और अब लोग लवबर्ड पे ख़ास तौर पे बाहर की ऊपर की म्यूटेशनों पे काम करने से इज्तनाब कर रहे हैं, खिंचाव पैदा हो गया है। वही वजह है कि मार्केट में धर्म से रेट नीचे आ गए। जो चीज़ किसी दौर में 1 लाख रुपए की थी वो अब 5,000 रुपए के ऊपर धक्के खा रही है। उसकी वजह यही है कि वो 3-4 स्लेब में जिन लोगों ने इस तरीके से नीचे आना था वो डायरेक्ट जंप मार के उन्होंने प्रोडक्शन ले ली, और सारी प्रोडक्शन जब मार्केट के अंदर आ गई तो नया फैंसियर प्रोड्यूस नहीं हुआ था। वो फैंसियर तो आहिस्ता आहिस्ता रेट डाउन हो रहा था, एक के थ्रू दूसरे उठती थी। लेकिन क्या हुआ, हर बंदे ने बढ़ चढ़ के उन हाई प्राइस पे उसको लगा लिया और पूरी दुनिया से यहाँ मंगा के ब्रीड कराना शुरू कर दिया। जब उसकी प्रोडक्शन वाफल तादाद में आई तो लोकल बैल तो उसका प्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, चेन ही ख़त्म हो गई थी, तो वो एकदम मार्केट में एक डाउनफॉल आ गया। तो इस वक्त जो हाई प्राइसेस म्यूटेशन है उस पे शदीद क्रैशेस हैं, और उस पे ये 1-2 साल 3 साल में बेहतरी आने के चांसेस हैं। जब लोगों में से खौफ और हरास निकल जाएगा फिर लोग इसके अंदर लवबर्ड पे ख़ास तौर पे आएंगे। तो जब तक जो मुस्तहकम लोग होंगे, जो प्रॉपर एग्रीकल्चरिस्ट होंगे, वो स्टैंडिंग पोजीशन पे रहेंगे, चाहे रेट कुछ भी हो, उनको तो काम करना है, उनको तो ब्रीड करानी है। लेकिन जो सिर्फ मनी मेकिंग के तौर पे वक्ती उस पे आए होंगे, वो जब ये हालात देखेंगे वो निकल जाएंगे। तो डेफिनेटली अच्छे फैंसियर्स को अच्छा आगे चांद मिलेगा अच्छे बर्ड ब्रीड करा के अपने नए फैंसियर को देने का। बर्ड्स जो होते हैं वो शो स्टैंडर्ड के सिलेक्टिव ब्रीडिंग में ब्रीड किए हुए बर्ड अलग होते हैं, और जो पैट बर्ड होते हैं जो आम लोग कमर्शियल ब्रीडिंग कराकर उनके बच्चों को ऑफर तादाद में बेचते हैं, वो एक अलग कैटेगरी होती है। नस्ली तौर पे तो शायद वो एक नाम से पुकारे जाएं, जैसे ऑफलाइन ग्रीन है, वो भी ऑफलाइन ग्रीन है, लेकिन जो आम ऑफलाइन ग्रीन होगा वो नॉर्मल साइज़ का होगा। उसकी बॉडी के फीचर, बॉडी के कलर टेक्सचर, बॉडी की लैंग्वेज, फैदर, वो बिल्कुल चेंज होगी एक शो बेंच के बर्ड से। दोनों में बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन शो बेंच के पालने वाला ही उन फ़र्क को समझ सकता है। एक आम बर्ड पालने वाला इतनी आसानी से उनको समझ नहीं सकता। तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के अंदर ब्रीड होते हैं। इनके रेटों में भी बहुत डिफरेंस होता है कि अगर ग्रीन ऑफलाइन की बात करें तो एक आम कमर्शियल बर्ड 2,000 से 5,000 रुपये का गालिबन होगा मार्केट में इस वक्त, और वही बर्ड अगर शो बेंच का है तो 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का होगा। लेकिन उसके बेचने वाले भी सिलेक्टिव होते हैं, उसके ख़रीदने वाले भी सिलेक्टिव होते हैं। ना आम आदमी उसको ख़रीदता है, ना आम आदमी उसको बेचता है। तो उसकी मार्केट एक अलग है, वो सिर्फ बेंच के लिए ब्रीड कराते हैं और बेंच पे परफॉर्म करता है। और जो हम हाउस कीपिंग के अंदर कमर्शियल के तौर पे 100-100 जोड़े 50 जोड़े पालते हैं, उसके पालने वाले भी अलग है। वो सिर्फ कमर्शियली ब्रीड कराते हैं, उनको आगे सेल करना होता है कॉमन शॉप्स पे और मार्केट्स में। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, पैट बर्ड्स के तौर पे जो लोग पालते हैं, ख़ास तौर पर लवबर्ड को अगर पालते हैं, तो वो 7 से 20 डेज़ का बेबी अलग कर लेते हैं पेरेंट्स से, उसको हैंड फीड कराते हैं, तो वो उनसे मानूस हो जाता है। वो अपनी मदर उसी पर्सन को समझता है जो उसका ओनर होता है, और वो टेम हो जाता है। फिर वो फ्लाइंग टेम भी कर लेते हैं। वो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बस उसका शौक होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो ये आम कल्चर है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़े सही से ही है ये टेम बर्ड पालते आ रहे हैं। जैसे रिंग नेक है हमारा, उसको हैंड टेम करते हैं, तो उसके साथ साथ दूसरी वैरायटियों को भी लोग टेम कर रहे हैं। तो ये इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा बच्चा निकाल के पालते हैं, खुद ही टेम हो जाता है। जब भी कोई कमर्शियल हाइप क्रिएट होती है तो उसमें लोग ओवर ब्रीडिंग कराते हैं किसी भी बर्ड को जो मार्केट में हाई डिमांडिंग होता है। जब वो ओवर ब्रीड कराते हैं तो डेफिनेटली बर्ड हुआ 1 लाख प्रोड्यूस, फैंसियर हुआ 1,000 प्रोड्यूस। तो फैंसियर अगर तो वो सारे बर्ड उस साल की प्रोडक्शन के कैच कर लेता है तो मार्केट स्टेबल रहती है, अगर छोड़ता है तो मार्केट ड्रॉप हो जाती है। इस वक्त क्या हुआ है कि नए फैंस प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है और नया फैंसियर प्रोड्यूस नहीं हुआ, और जो इन्वेस्टर आता वो बैक हो गया खौफ और रास में। तो ये गोल्डन टाइम है नए फैंसियर्स के लिए।
इन्वेस्टमेंट करके अपनी हॉबी को जनरेट करने का। और हम ऐसे हालात में बेशुमार बेनिफिट इन 30 साल 35 साल की गुजरी हुई सदियों में इंजॉय कर चुके हैं। मैं आपको अपनी बात बताऊं, एग्जीबिशन ट्रस्ट की मार्केट कोलैप्स हो गई पंजाब में, लोग ट्रेन चेंज करके किसी और तरफ चले गए। तो एक बड़े मशहूर सुनारे हैं, उनसे मैंने कोई 86,000 के कोई 40 45 या 50 बढ़ लिए, तो वो 1,000-1,500 रुपये का बढ़ पड़ गया। क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया। 6 महीने बाद यहाँ शोज शुरू हुए, इंटरनेशनल मार्केट से क्लाइंट आ गए, वो जो 1,000-1,500 का बढ़ लिया था वो 1.5 लाख का यहाँ से बाहर गया। मार्केट बूस्ट कर गई, लोगों ने 4-4 4.5 लाख का बर्ड बेचा। इसी तरीके से, लेकिन वो शो क्लास के बर्ड थे जिनका उस वक्त ट्रेंड आउट हुआ था, लोग दूसरी वैराइटीज में चले गए थे। अब सूरत हाल ये होती है कि जैसे बजरीगर है, बजरीगर पे 2-3 साल से लोगों का फोकस नहीं था इंग्लिश होगोरों पे वर्क करने का। तो क्या हुआ था कि मार्केट के अंदर ना होने के बराबर प्रोडक्शन हुई, चंद 2-4 गिने चुने लोगों के हाथ में वर्ड थे, उन्होंने बीट कराई। लोग सब लवबर्ड की दौड़ में थे, फिर फैंसियर जावा की दौड़ में रहे, फिर पाइट डव की दौड़ में रहे। अब वो दौड़ें लगा लगा के लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन ले ली, तो डेफिनेटली उनके रेट बहुत नीचे आ गए और सेल होना बंद हो गए। तो अब लोग रिवर्स होकर दोबारा बजरीगर की हॉबी के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं ये इस तरीके से जज करता हूँ कि मेरे पास सुबह उठता हूँ, 15-20 मैसेज होता है, उनमें से 1-2 को मैं बर्ड दे पाता हूँ, बाकियों को शायद नहीं इंटरटेन करा पा रहा होगा, या मैं रिप्लाई कर रहा हूँ तो वो उनके मतलब का बर्ड नहीं मिल रहा होगा मेरे पास से, लेकिन उनकी डिमांड है। तो ये अंदाज़ा हो रहा है डे बाई डे ये बढ़ रही है, डे बाई डे प्रेशर बढ़ रहा है। तो बजरीगर में इस वक्त जो शौक डेवलप कर लेगा, आने वाले वक्तों में उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और बजरी मुसलसल बाहर जा जाके ख़त्म हो गया पाकिस्तान से। तो कोई चीज़ जब ख़त्म हो जाती है तो बाहर से इतनी आसानी से आ नहीं सकता, महंगा है। तो इस चीज़ का क्रेज़ भी चलेगा और आगे जाके इसमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं ये देख रहा हूँ डे बाई डे रेट राइज कर रहे हैं, बढ़ रहा है तेज़ी से। इंग्लिश होगोरोमो के रेट बढ़ रहे हैं, अच्छे होगोरोमो, गुड साइज़ के होगोरोमो के रेट बढ़ रहे हैं। म्यूटेशंस के, उनके जो पुरानी म्यूटेशंस थी जो अब नई नज़र आ रही, उनमें लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो बजरीगर में इस वक्त शौक करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बाकी जो चीज़ें लोगों ने रखी हैं उनको 1-2 साल लगेंगे स्टेबल होने में। जावा पे बहुत अच्छा इस वक्त ट्रेंड आया हुआ है, क्योंकि जावा आकर 30,000 पे चली गई थी, अब 10 से 16,000 20,000 के दरमियान में आ गई है और यहाँ खड़ी होगी आके। तो उस पर अभी भी लोगों का प्रेशर है, क्योंकि वो इजी ब्रीडर है, आसानी से कॉलोनी में जितने चाहे जोड़े छोड़ दो, और आँख बनिस्बत दूसरों के कम खाती है और उसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को उसमें चार्मिंग है, तो उस पर अभी भी लोगों का रुझान है। लवबर्ड पे रुझान बहुत कम हो गया है और ये 1-2 साल तक बिल्कुल कम रहेगा, जब तक लवबर्ड फ्लैश होकर बाहर नहीं जाता। लवबर्ड टोटल बाहर जा रहा है, बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा, ये सब बाहर चला जाएगा, जितने भी कमर्शियल फार्म थे वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर लवबर्ड का हॉबियर आएगा, जिसको एज ए शौकिया 1-2 जोड़े रखने होंगे, वो मार्केट को स्टेबल करेगा। उसमें अभी मैं समझता हूँ टाइम है। यही हाल जो है ना पाइट डव का भी है। पाइट डव की ओवर ब्रीडिंग हो रही है और बेतहाशा बाहर जा रही है, तो 1-2 साल में ये फिल्टर हो जाएगी। फिर जब नया शौकीन आएगा, उसको बर्ड नहीं मिलेगा, तो जाफिर ना मिलने पर जो ना रेट आएगा। लेकिन बजरी पे काम करने वाले लोगों को मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा बहुत फ़ायदा होगा, और मुझे तो नज़र आ रहा है और मेरे पास तो डिमांड क्रिएट हो रही है, क्योंकि मैंने होल्ड किए हुए थे बजरी लॉन्ग टाइम से, अपना शौक वाइंड अप नहीं किया था। लोगों ने लवबर्ड के और डव के और जावा के शौक में बजरी वाइंड अप कर दिया था, तो वो अब दोबारा से उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, तो आवाम भी फिर उसी की तरफ दौड़ेगी। तो बजरी के अंदर मुस्तकबिल है इंशाल्लाह, इंग्लिश होगोरोमो तो ख़ास तौर। 2012 में मैंने LDFA के अंदर एग्रीकल्चर ट्रेड एग्जीबिशन लगाई एक्सपो में, और मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और प्रमोट किया और मेरा साथ दिया। 13 और 14 में वो बहुत कामयाब हो गई। 14 में बहुत बड़ा शो हुआ और ज़बरदस्त लोगों ने जो है ना, मल्टीपल सोसाइटीज़ ने भी अपने शोज़ कराए उसके अंदर, और हम बड़ी कामयाबी की तरफ थे। तो फिर एक सोसाइटी बनी एग्रीकल्चर के हवाले से, पाकिस्तान एग्रीकल्चर फाउंडेशन, और उसने आकर ये अज़म किया कि हम इस बेड़े को उठाते हैं और एग्रीकल्चर को हम आगे लेके जाएंगे। उन्होंने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट किए और कई शोज़ कराए, और उन्होंने फिर LDFA भी कराई 1 साल, और मैं उनके साथ था। और फिर दूसरे तीसरे साल भी इन्होंने ट्रेड कराई, एग्रीकल्चर की एग्जीबिशन कराई, मैं साथ था। मेरी अचीवमेंट ये थी कि मैंने एज ए हॉबिस्ट, जब किसी ने भी आकर कोई चीज़ टेक ओवर की, और मैंने उनको सपोर्ट की, और वहाँ पर यह हुआ कि फिर एक ज़बरदस्त शो हुआ
जो आज तक ऐसा शो नहीं हुआ। उसमें 22 वैरायटी का शो था, इंटरनेशनल जजेस ने और टॉप रैंकिंग के जज थे, और ये एक्सपो सेंटर में हुआ था और वसी पैमाने पे, और पूरे कराची की और पूरे पाकिस्तान की आवाम वहाँ पहुँची भी थी। वहाँ मैंने 3-4 वैरायटी के अंदर जो है ना चैम्पियनशिप लड़ी। मैं काफ़ी वैरायटी जो मेरे पास थी सब में लड़ी, और मुझे तमाम वैरायटियों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियनशिप टाइटल मिला, जिसमें क्रिस्टेड डक थी, जिसमें पाइड डक थी, जिसमें होगोरोमोस थे, और जो सबसे बिग अचीवमेंट थी वो मेरी लवबर्ड फैमिली थी, कि जिसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन चैम्पियनशिप थी इसकी ट्रॉफ़ी भी यहाँ रखी हुई है, और वो लवबर्ड ऑफलाइन से मैंने विन की। और फिर मेरी बेस्ट इन शो पर्सनाटा भी हुआ, बेस्ट इन शो फिशरी में रेड आई फैमिली की लोटिनो फिशरी भी हुई, और मेजर टाइटल मैंने जीते और चैम्पियनशिप भी मैंने जीती। वो मेरी एक अचीवमेंट थी पहली, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली, और बाकी तो अल्लाह ताला ने हर जगह कामयाबी और कामरानी दी है। मैं रब का शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरीके की बेहतरीन मालूमात के लिए देखते रहिए तोता कहानी, आपका चैनल और आपकी मनपसंद स्टोरियों के साथ।